नमस्कार, मैं सविता वर्मा। स्वागत है आपका कहानी विद सविता में। आइए शब्दों की इस दुनिया में एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन के किसी अनकहे सत्य से भी हमारा परिचय कराती है। तो स्वागत है आपका कहानी विद सविता में। हमारी आज की कहानी है प्यार ऐसा ही होता है। अतीत के गहरे जख्म को क्या एक डॉक्टर का निस्वार्थ प्रेम भर पाएगा? क्या एक बेटी का डर और एक माँ की ममता के आगे वो निस्वार्थ प्रेम जीत पाएगा? आइए सुनते हैं हमारी आज की कहानी, प्यार ऐसा ही होता है। सच कहूँ तो इतने दिन तुमसे मिल नहीं पाई तो थोड़ा बेचैन और परेशान होना तो बनता है ना। तुम तो जानते हो व्हाट्सएप, मैसेंजर या फेसबुक के लिए मुझे वक्त ही कहाँ मिलता है। आधा दिन तो कॉलेज और फिर घर के साथ साथ माँ की देखभाल भी तो करनी होती है। माँ के पास से एक पल भी अलग होने का मन नहीं करता क्योंकि माँ बहुत कमज़ोर हो गई है। मुश्किल से रात में ही तुमसे बात हो पाती है और मिस्टर डॉक्टर उसमें भी अनेक रातें तुम्हारी नाइट ड्यूटी चुरा लेती है। अब तो बस इंतज़ार है तुम्हारे चंडीगढ़ से लौट आने का। बस जल्दी से आ जाओ और संभालो अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि माँ को लगता है कि वह मेरी नहीं आपकी माँ है, क्योंकि हर वक्त बस आपको ही याद करती रहती है और मेरी तारीफ तो करती ही नहीं कभी। अब तारीफ तो बस पूछो मत, तुम्हारी ही करती रहती है। और हाँ पता है, आज ठंड कुछ ज़्यादा हो रही है, तभी तो आज तुम्हारी दी हुई है गुलाबी शॉल ओढ़ी है मैंने। यह शॉल भी बिल्कुल तुम्हारी मीठी मीठी बातों के जैसी है, जिन्हें सुनो तो शर्म की मारी झुक जाती हैं आंखें और ना सुनो तो मन है कि लगता ही नहीं। ऐसे ही इसे ओढ़ लेती हूँ तो गर्मी का एहसास दिलाती है और पल भर में ही ना ओढ़ूँ तो तुमसे दूरी का एहसास कराकर चिढ़ाती रहती है। कोई दूसरी शॉल तो मन को भाने का नाम ही नहीं लेती, बिल्कुल तुम्हारी चंचल और अल्हड़ यादों की तरह। तुम्हारी यादें भी तो इतनी रच बस गई हैं कि कुछ और याद आने ही नहीं देती। पूरा 1 साल हो गया जब हम मिले थे पहली बार, वह भी हॉस्पिटल में। माँ एडमिट थी और तुम्हारी देख रेख में ही माँ का इलाज भी चल रहा था। पूरे 15 दिन माँ हॉस्पिटल में रही। तब तुम अपनी ड्यूटी के बाद अक्सर ही माँ को देखने चले आते थे। तुम घंटों माँ से बात करते रहते। धीरे धीरे माँ भी इतनी घुल मिल गई थी कि तुमसे एक बेटे के जैसी ही बातें करने लगी थी। और धीरे धीरे मैंने भी महसूस किया कि तुम बात तो माँ से करते हो, हालचाल उनका पूछते रहते हो, लेकिन तुम्हारी आंखें कहीं ना कहीं नज़रें बचाकर मुझे ही देखती रहती थी। कितनी बार तुमसे नज़रें टकराई पर मैं चाहकर भी कुछ कह नहीं पाई। हाँ, तब मैं कुछ कुछ समझ गई थी कि एक डॉक्टर साहब क्यों ड्यूटी के बाद भी माँ को देखने चले आते थे। थकते नहीं थे क्या कि आराम करें? ये घर में कोई है ही नहीं जो ड्यूटी के बाद उनकी प्रतीक्षा करता हो। अरे कितने काम होते हैं जीवन में, और इनके पास क्या एक ही मरीज है, और वो भी सिर्फ मेरी माँ। हॉस्पिटल में इतने सारे मरीज होने के बाद भी आप माँ का इतना ध्यान रखते हो। कोई बेटा भी इतना वक्त नहीं दे पाता शायद। खैर, उस पल मुझे गुस्सा आता तब बहुत, तुम्हारे ऐसे ही बार बार मुझे देखते रहने से। माँ के घर चले जाने के बाद भी मैं हर हफ्ते माँ को चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेकर आती थी। उस दिन तो पूरा बदन ही बुखार के मारे तप रहा था मेरा। और माँ के साथ जब मैं हॉस्पिटल आई तो मेरी हालत देखकर तुम खुद अपनी गाड़ी से मुझे और माँ को लेकर घर तक छोड़ने आए। माँ तुम्हें ढेरों आशीर्वाद देते वक्त अचानक ही कह उठी, काश भगवान एक बेटा मुझे भी दे देता जो मेरी दिव्या को यूँ अकेले परेशान ना होने देता। पिता के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरी बच्ची को अकेले ही उठानी पड़ रही है। आंटी जी, मैं भी तो आपके बेटे के जैसा ही हूँ, आप मुझे ही अपना बेटा मान लीजिए। और हाँ, बेटी और बेटों में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। बेटियाँ बेटे से ज़्यादा हिम्मत वाली होती हैं। और फिर इन्होंने जिस तरह से आपकी देखभाल की है दिन भर और रात भर जागने के बाद भी चेहरे पर थकान नहीं महसूस होने देती, और शायद ही कोई बेटा इतनी देखभाल कर पाता।
हाँ डॉक्टर साहब, ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मेरी दिव्या है ही बेटों से बढ़कर। मैं तो कभी कभी इसे लेकर परेशान हो जाती हूँ, कहकर माँ की आंखों में आंसू भर आए। और माँ को ऐसे परेशान होते हुए देखकर तुमने बड़े ही अपनेपन से कहा था, अब आप मुझे डॉक्टर साहब कहकर पराया न बनाइए। आप मुझे बेटा ही कहेंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ईश्वर ने एक माँ दी थी, वही मुझसे छीन ली थी, तो आपके रूप में फिर से मुझे माँ दे दी है। कभी कोई भी परेशानी हो तो आप बेझिझक मुझे याद कर सकती हैं। अब मैं चलता हूँ आंटी जी। और हाँ दिव्या जी, आप भी मेडिसिन लेकर आराम कीजिए। कोई बात हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। सच, उस घटना के बाद आज किसी का इतनापन देखा, किंतु मैं डरती थी कहीं मेरे जीवन का वह कड़वा सच जानने के बाद तुम भी जिस दिव्या को इतना अपने से लग रहे हो, प्यार भी करने लगे हो, कहीं इसका सच जानने के बाद इसे नफरत न करने लगो। धीरे धीरे वक्त बीतता चला जा रहा था। उस दिन तुम सवेरे सवेरे आए और माँ के पास बैठकर माँ से बातें कर रहे थे। मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर आई थी कि तभी तुम्हारी और माँ की बातें सुनकर कुछ देर वहीं दरवाजे के पीछे ही रुक गई थी। तुमने बिना कोई भूमिका बांधे सीधे सीधे माँ से कहा था, माँ मैं दिव्या से शादी करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे अपना बेटा बनाएंगी? देखिए, मेरे पापा बीमार रहते हैं और अब तो वो बिस्तर पर ही हैं। माँ का साया तो बचपन में ही सिर से उठ गया था। मेरे लिए रिश्ते पर रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई लड़की मुझे मेरी जीवन संगिनी के रूप में पसंद ही नहीं आई। लेकिन जब से मैंने दिव्या को देखा है, उसे जाना है, तब से मेरा दिल बार बार मुझे यही कह रहा है कि दिव्या ही वह लड़की है जो मेरी जीवन संगिनी बन सकती है। दिव्या एक प्रोफेसर होने के साथ साथ एक अच्छी बेटी और उससे बढ़कर एक अच्छी इंसान भी है। इन्हीं सब गुणों के कारण ही पता नहीं कब मैं दिव्या को मन से चाहने लगा हूँ। तुम एक साथ इतना कुछ बोलते जा रहे थे और माँ की आंखों से आंसुओं की नदी सी बहने लगी। माँ ने अपने आंसू अपनी साड़ी के पल्ले से पोंछते हुए तुम्हारी तरफ देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद माँ ने तुमसे कहना शुरू किया, बेटा मैं तुम्हारी भावनाएं समझ रही हूँ। भला तुम्हारे जैसा जीवन साथी जिसे मिलेगा वह तो दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की होगी, लेकिन कहकर माँ के शब्द उनके गले में ही अटक कर रह गए। और मेरे तो मानो शरीर में जान ही न रही हो, क्योंकि जैसा माँ सोच रही थी मैं भी वैसे ही मन डर रही थी सोचकर। तुम्हारे चेहरे पर अनेक भाव आ जा रहे थे। तुमने थोड़ा घबराते हुए माँ से कहा, क्या मैं दिव्या के लायक नहीं हूँ? नहीं बेटा, तुम में तो कोई कमी ही नहीं है। तो फिर ये लेकिन क्यों? बताओ ना माँ, आखिर बात क्या है? तुमने फिर माँ से पूछा, बेटा मेरी दिव्या के साथ बचपन में एक दरिंदे देने अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी माँ और फूट फूट कर रोने लगी। पता नहीं इतने सालों में कैसे माँ आंसू रोके हुए थी। यह जख्म वक्त के साथ अभी तक भी नहीं भर पाया था। माँ को बस यही तो चिंता खाई जा रही थी कि पता नहीं इस दाग के साथ उसकी बेटी को कोई अपनाएगा भी। किंतु माँ हमेशा ही मुझे समझाती थी कि गुनाहगार तो वह है जिस दरिंदे ने 11 साल की बच्ची के साथ इतनी घिनौनी हरकत की। माँ मुझे तो इस कड़वे सच से बाहर निकालने की कोशिश करती रही, लेकिन खुद भीतर ही भीतर टूट चुकी थी। बस यही डर उन्हें बीमारी की गिरफ्त से बाहर नहीं आने देता था। माँ ने दुनिया के तानों की परवाह न करके मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज मैं सिर उठाकर जी रही हूँ। लेकिन मेरी माँ भी तो एक माँ है ना। दूसरी माँओं की तरह मेरी माँ ने भी अपनी बेटी के दुल्हन के रूप में देखने का सपना जरूर देखा होगा। माँ चाहती तो तुमसे सच छुपा सकती थी, लेकिन माँ का मानना है कि झूठ की बुनियाद पर टिके रिश्तों की उम्र लंबी नहीं होती। माँ हमेशा मुझसे यही कहती, दिव्या जीवन की इस कठिन परीक्षा से मत डरना कभी बेटा। और आज माँ ने सब बोझ तुम्हारे सामने अपने दिल से उतार कर रख दिया। मैं सोच ही रही थी कि तभी तुमने अपने हाथों से माँ के आंसू पोंछते हुए कहा, इस समय दिव्या का दोष कहाँ है माँ?
चांद को देखिए, क्या उसके दाग के होने से उसकी चांदनी में कुछ कमी हुई है या उसकी गरिमा में कोई कमी आई है? चांद की चांदनी तो अब भी वैसी ही है। नहीं माँ, अब इस कड़वे सच को आज ही हमेशा के लिए भूल जाइए, क्योंकि मैंने दिव्या से प्यार किया है और यह प्यार कभी कम नहीं होगा, बल्कि अब तो यह प्यार और भी बढ़ गया है, क्योंकि सच की बुनियाद पर जो बनने जा रहा है ये रिश्ता। माँ ने मुझे बुलाया तो मेरी आंखों के आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं तो निशब्द हो गई थी। बस तुम्हें देखकर सोच रही थी कि इंसान के रूप में देवता भी है इस धरती पर, क्योंकि मेरे लिए तो तुम किसी देवता से कम नहीं थे। हाँ डॉक्टर करण, वरना मैंने तो शादी शब्द को अपने मन से ही निकाल दिया था। पर माँ, वह तो हमेशा समझाती रहती कि हर सांझ के बाद सवेरा जरूर आता है, और देखना कोई राजकुमार आएगा जो मेरी दिव्या को बहुत प्यार करेगा, उसे अपनी दुल्हन बनाकर ले जाएगा। तभी तुमने उठकर मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, जानती हो, यह प्यार ऐसा ही होता है। सच, प्यार ऐसा ही होता है। तो अभी आपने सुनी ये कहानी प्यार ऐसा ही होता है। यदि कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो इसे अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए एहसास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।